आप महिला हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करती हैं। अच्छा, तब तो परीक्षाएं देने भी जाती होंगी। अगर जाती हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वीडियो देखने पर पता चलेगा। एक बात बताइए, आप जब परीक्षा देने जाती हैं तो कपड़ा पहनकर जाती हैं या निर्वस्त्र जाती हैं? शायद कपड़ा पहनकर ही जाती होंगी। माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, लेकिन क्या है कि मामला ही ऐसा है। परीक्षा देने कोई घास पात लपेट कर तो जाएगा नहीं। 2022 में कोई 5000 साल पुराने तौर तरीक़ों वाले कपड़े तो नहीं पहनेगा ना। कोई आदि मानव तो है नहीं कि न कांस्य युग आया है, ना ही कोई धातु के बारे में लोग जाने हैं, तो न लोहा है न कांसा है। तो जब लोहा और कांसा का आविष्कार हो गया है तो साहब कपड़ों में लोहा और कांसा मिल सकते हैं, और जब मिल सकते हैं तो आपके मेटल डिटेक्टर से उनके बारे में पता भी चल सकता है। और कपड़े जो आप कपड़े पहनकर परीक्षा देने गए हैं या गई हैं, वो कपड़े आपके लिए परीक्षा से पहले की मानसिक प्रताड़ना का कारण भी बन सकते हैं। आखिर ये बातें क्यों कह रहा हूँ मैं? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दिनों नीट यूजी यानी जो मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा है ऑल इंडिया लेवल की, उसकी परीक्षा 17 तारीख को एनटीए ने आयोजित की थी। और उस परीक्षा के दौरान केरल के एक परीक्षा केंद्र पर एक 17 वर्षीय लड़की से उसका इनरवियर, अपर इनरवियर यानी स्पष्ट शब्दों में कहें तो ब्रा उतारने की बात कही गई। क्यों कही गई? क्योंकि उसके ब्रा में मेटल हुक का इस्तेमाल किया गया था, और सुरक्षा जांच के दौरान जो मेटल डिटेक्टर यंत्र होता है उसने आवाज़ किया। अब सुरक्षा कर्मियों को ये भय हुआ कि वो उस हुक के सहारे किसी भी तरह के अनवांटेड मीन यानी अवांछनीय गतिविधियों का इस्तेमाल कर सकती है परीक्षा के दौरान। अब मुझे नहीं पता कि हुक से किस तरह की अवांछनीय गतिविधियां की जाती हैं या कराई जाती हैं। शायद केरल के उन होनहार सुरक्षा कर्मियों को ये तरीका पता होगा, क्योंकि वो इसी फील्ड में है तो उनको पता हो सकता है। लेकिन मेरे ज्ञान में, मेरे जानकारी में इस तरह की कोई बात नहीं है, इस तरह का कोई भी तरीका मुझे नहीं पता है। शायद होता तो अभी तक कई विद्यालय परीक्षाओं में मैं उसका इस्तेमाल कर लिया होता, सेशन एग्ज़ाम्स में, अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में। खैर, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। तो इस मामले में उस बच्ची के पिता ने एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर 354 और 509 जो आईपीसी की धाराएं हैं, स्त्री के लोक लज्जा से संबंधित उस मामले में, और वस्त्र विहीनता से संबंधित, वस्त्र विवस्त्रता से संबंधित, उसमें एफआईआर दर्ज हो चुका है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 5 महिला सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये सोशल मीडिया से मुझे खबर मिली। इसके अलावा राज्य महिला आयोग, जो केरल की राज्य महिला आयोग है, उसने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। एनटीए का इस पर पूरे प्रकरण पर कहना है कि उसके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला नहीं है, और अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एनटीए से ये है कि एनटीए पिछले दिनों भी, अभी एक एग्ज़ाम चल ही रहा है सीयूईटी का, उसमें भी एनटीए ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है, जिस पे कभी बात करूंगा मैं, क्योंकि वो पूरा मामला भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस मामले में एनटीए से ये सवाल है कि अगर आपके सुरक्षाकर्मियों को इस तरह के निर्देश किसी ने दिया है जो आपके स्तर से नहीं दिया गया है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपकी एग्जाम्स हो रही हैं, क्योंकि इस मामले के बाद से नाम नहीं बताने के शर्त पर कई लड़कियों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा, ऐसी मीडिया की रिपोर्ट में बता रहा हूँ कि मीडिया में ऐसी रिपोर्ट है कि और भी कई लड़कियों को इस तरह के अनुभवों का सामना करना पड़ा है एनटीए से के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में।
तो अब सवाल ये है कि एनटीए क्यों नहीं इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी कर दे रहा है जिसमें कपड़ों में मेटल संबंधित जो एसेसरीज हैं, जो पार्ट्स हैं कपड़ों के, उनका इस्तेमाल जो है वांटेड मीन के रूप में माना जाएगा। जिस तरह से मोबाइल और तमाम जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को माना जाता है, वैसे ही उन कपड़ों को भी माना जाएगा। इस तरह की स्पष्ट नोटिफिकेशन एनटीए को जारी कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं जारी है तो फिर अगर परीक्षा केंद्रों पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो एनटीए को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और एक सख्त आदेश, पब्लिक ऑर्डर जारी करना चाहिए जिसमें वो अपना पक्ष स्पष्ट तौर पर बताए। अब इस मामले के आने के बाद से जो सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि क्या सच में आपको इस तरह की मानसिक प्रताड़ना दी जा सकती है। तो पहली बात ये कि उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत है, क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो एक माइंड मेकअप के साथ जाते हैं, एक ऑलरेडी आपके ऊपर मेंटल प्रेशर होता है एग्ज़ाम को लेकर, उस बीच आपके साथ इस तरह की गतिविधियां अगर की जाती हैं तो जाहिर तौर पर आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। उस लड़की के बयान के आधार पर ही अगर देखा जाए तो उसे परीक्षा के पूरे दौरान जो है अनकम्फर्टेबिलिटी हुई एग्ज़ाम सेंटर में। अब कोई अनकम्फर्टेबल रहे, अगर एग्ज़ाम के दौरान असहज रहे, तो जाहिर सी बात है कि उस पर उसका जो मानसिक दबाव है वो और अधिक बढ़ जाएगा और परीक्षा पर उसका पूरा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मानसिक प्रताड़ना का भी एक मामला है। बहरहाल अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं तो आपके पास एक राइट है। वो अधिकार क्या है? वो अधिकार ये है कि कानून आपको इस बात का इजाज़त देता है कि अगर सुरक्षा कर्मियों की किसी भी गतिविधि से आपके सामाजिक, धार्मिक या फिर क्षेत्रीय, संस्कृति और पृष्ठभूमि से संबंधित मान्यताओं पर कोई प्रभाव पड़ता है तो आप उसका अपोज कर सकते हैं, आप उसका विरोध कर सकते हैं। किसी सिख से उसकी पगड़ी नहीं उतरवाई जा सकती है। किसी जनजातीय व्यक्ति से अगर वो कुंडल या इस तरह की कोई चीज़ें पहना है तो वो उससे उतारने को नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उससे उसकी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, उसकी सामाजिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। किसी से उसके वस्त्र पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। जैसे एक मामला आया था कि दिल्ली के एक रेस्टोरेंट ने गमछा लेकर जाने पर जो है विरोध प्रकट किया था, अपोज किया था कि भाई ये हमारे यहाँ ड्रेस कोड नहीं है। तो वो उस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं आप किसी भी मॉल में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी स्कूल कॉलेज में। स्कूल कॉलेज से मेरा मतलब है कि आप अगर किसी भी तरह का यूनिफॉर्म डिज़ाइन नहीं है आपके स्कूल में, तब तो ऐसे परिस्थिति में किसी भी कार्यक्रम में अगर कोई यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड पहले से आपके पब्लिक ऑर्डर में नहीं है, आप पब्लिक नोटिस में नहीं है और अचानक से आप इस तरह की कोई बात करते हैं, तो सामने वाले के पास ये अधिकार है कि वो इस बात का अपोज कर सके कि आपने इस तरह की चीज़ें नहीं की हैं, इसलिए मेरा राइट है कि मैं एंट्री लूँगा। और ये उनका कर्तव्य भी है कि वो आपको एंट्री दें। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हुई हैं, आपका भी इस तरह का कोई अनुभव रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी जिन मामलों पर आप इस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर कानून की मोटी मोटी बातों को हल्के अंदाज में बताने की मैं कोशिश करूँगा और कोशिश कर रहा हूँ। मुझ में क्या सुधार की आवश्यकता है ये भी आप बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।